नमस्कार दोस्तों, मैं एटीएम सर आपका नालंदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो अपने पढ़ते हैं मानव भूगोल के सिद्धांत, जो 12th क्लास में बुक चलती है। अपने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक तो मानव भूगोल के मानव भूगोल उसके सिद्धांत और एक विश्व की जनसंख्या जो कल पढ़ी थी। और आज अपने अध्ययन करेंगे तीसरा पाठ, लेसन नंबर 3, मानव विकास। तो चलते हैं स्लाइड पे। मानव विकास, मानव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। कौन सा टॉपिक है? वृद्धि और विकास। तो कई बार इनमें से सीधा प्रश्न पूछ लेगा, वृद्धि क्या है या विकास क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो वृद्धि किसी चीज का बढ़ना, घटना, यानी जिसका मापन हो सके। मापन, ये तो होती है वृद्धि। डेवलपमेंट, विकास, इसका मापन भी होता है, कई चीजों का मापन नहीं भी कर सकते। यानी सीधा सा है, जैसे एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। वृद्धि वो चीज है जिससे अपने शरीर में ऊंचाई की बढ़ोतरी हो गई। आपने पहले 3 फीट के थे, 5 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए, वो वृद्धि है। लेकिन विकास में ये है कि अपने पहले किसी के साथ में बोलना नहीं जानते थे, बड़े के साथ में कैसा बोले, छोटे के साथ में कैसा रहे, वो अपने क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यानी विकास, वृद्धि एकात्मक है। क्या है? एकात्मक है। एक ही पक्ष है कि मापन हो सकता है, ऊंचाई बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है। ये बहुपक्षीय है। क्या है? बहुपक्षीय, यानी बहुत सारे पक्ष होते हैं। संवेगात्मक, विकासात्मक, वृद्धियात्मक। मतलब वृद्धि भी विकास में शामिल होती है, अगर सही पूरा देखें तो विकास। तो कुछ इसके फैक्ट है, यानी अंतर के रूप में प्रश्न आ जाएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो पहला यही है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब गणना होती है। क्या होती है? गणना, वृद्धि की। और विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक है, गुण के रूप में पहचाना जाता है। वृद्धि तो क्या है? मात्रात्मक, और विकास क्या है? गुणात्मक। पहला अंतर हो गया वृद्धि और विकास का। दूसरा है वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आपका वजन पहले 45 किलो था, कोई बीमारी के कारण 44 किलो आ गया, 43 किलो आ गया, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। जबकि विकास हमेशा धनात्मक और गुणात्मक होता है। धनात्मक होता है, कई बार कहते हैं ना कि हर व्यक्ति किसी न किसी जगह पर सीखता ही रहता है, मतलब धनात्मक है विकास। चीजें आगे से आगे अपने दिमाग में आगे से आगे विचार बढ़ते जाते हैं। गुणात्मक यानी इसमें नए नए गुण आते जाते हैं, वो गुणात्मक है। यानी ऋणात्मक नहीं है, नकारात्मक है, विकास नहीं होता है। अगला है वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष है। यहां से अंतर लिख दोगे कि वृद्धि निरपेक्ष होती है, विकास होता है सापेक्ष। लेकिन निरपेक्ष और सापेक्ष में अंतर, निरपेक्ष होता है जिसको आंकड़ा बना सकते हैं अपन। क्या बना सकते हैं? आंकड़ा। जैसे उदाहरण के तौर वो देख लो, वजन का आंकड़ा दे दिया, हाइट का आंकड़ा दे दिया। और सापेक्ष में अपने लगभग चीजें बताए दे। क्या बताते हैं? लगभग, यानी यहां पर निश्चित आंकड़ा नहीं कर सकते, वो सापेक्ष होता है। तो वृद्धि और विकास में अपने 3 अंतर देखिए। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, विकास गुणात्मक और धनात्मक होता है। वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है और विकास का मूल्य सापेक्ष होता है। और भी अपने लिख सकते हैं, ये एकात्मक होती है, बहुपक्षीय होती है, वृद्धि एक संकुचित है, विकास एक व्यापक है। और भी अपने अंतर लिख रहे हैं, लेकिन मूल अंतर यही है। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है मानव विकास की अवधारणा। प्रश्न छोटा सा बन जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा। क्या है? यानी अपने परीक्षा के अंतिम प्रहर के रूप में ही है, यानी शॉर्टकट में लंबी तैयारी। जो आपने 6 महीने पढ़ के आए हैं उसका रिविजन तौर पर हो रहा है, कुछ चीजें याद भी करवा रहे हैं। यानी अगला है मानव विकास की अवधारणा। प्रश्न सीधा छोटा सा आएगा कि मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे
कौन थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के थे। अगर इससे प्रश्न ना पढ़े तो ये भी पूछ सकता है कि इनके सहयोगी कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये थे भारतीय, कहाँ के थे ये? भारतीय अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। हाँ, मानव विकास की जो अवधारणा है, रिपोर्ट है, जो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? महबूब उल हक के द्वारा की गई थी। कब? 1990 ईस्वी में। कब की गई थी? 1990 ईस्वी में। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के। इनके सहयोगी थे एक व्यक्ति डॉक्टर अमर्त्य सेन, कहाँ के? भारतीय। अगला है, यानी ये जो मानव विकास की रिपोर्ट है, इसको प्रतिपादन कौन करता है? प्रतिपादन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी में नाम देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट प्रतिपादित करनी, यानी इंग्लिश में देखें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रश्न आएगा छोटा सा, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताओ। 1 नंबर का तो आएगा नहीं, अपने भूगोल में आधे नंबर का आता है, वस्तु सारे पर आधे नंबर के, रेगिस्तान आधे नंबर के, तो वहां से आधा आधा से अर्पण पेपर होता है कितने नंबर का? 56 नंबर का। मतलब उनकी तरह नहीं, जैसे और सब्जेक्टों की तरह 80 वाला नहीं, 56 का योगा तो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, प्रश्न खूब 50+ प्रश्न आएंगे सारे, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं आधे आधे नंबर के। जैसे विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। कब दी गई? 1990 में। इसका सहयोगी कौन थे? अमर्त्य सेन थे। कहाँ के थे? भारत के थे। यूएनडीपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इंग्लिश में पूछे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बात समझ? चलो, छोटी छोटी स्लाइडें हैं, अपने आसानी से याद हो रही है। अगला है मानव विकास के उपागम। विशेष प्रश्न बढ़ता ही बढ़ता है मानव विकास का उपागम। एक प्रश्न और भी है यहाँ से, वो पूछता स्तंभ। अब स्तंभ और उपागम में थोड़ा सा अंतर देखना। अगर अपने नजरिए से देखें, वैसे तो कोई अंतर पूछेगा नहीं, ना आएगा, अपने नजरिए से देखें स्तंभ और उपागम में क्या अंतर है। तो स्तंभ को तो अपने बोल सकते हैं पिल्लर अपनी भाषा में, इनको चीज का पिल्लर जो नींव के ऊपर होते हैं, और उपागम को बोल सकते हैं नींव। मतलब अपने एक तरीके से देखें तो, यानी मानव विकास का उपागम तो न्यू, यानी जहां से शुरू हुआ, और स्तंभ जिस पर टिका हुआ है, मानव विकास चल रहा है। ठीक है, अब चलो देखते हैं मानव विकास के उपागम कितने हैं। पहला प्रश्न तो ये छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि मानव विकास के उपागमों के नाम बताओ, कितने हैं? 4। 2 स्लाइड पर, 2 अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे। पहला है आय उपागम। क्या है? आय उपागम, यानी मानव का विकास देखना है ना, तो पहले क्या चलता था? बोला आपके पास पैसे कितने, सीधी सी ये पैसे कितने, यानी आय से देखा जाता था। यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, सबसे पुराना उपागम। अब छोटा सा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मानव विकास के उपागम का सबसे पुराना उपागम कौन सा है? तो कौन सा है? आय उपागम। इसमें मानव की विकास को आय के साथ देखा जाता है, तो इसमें आय का उच्च स्तर ही मानव का उच्च स्तर माना जाता है। जितने ज्यादा आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब है उतना ज्यादा आपका विकास हो रहा है। ये कौन सा उपागम है? आय उपागम नंबर 1। नंबर 2 है कल्याण उपागम। क्या है? कल्याण उपागम। इसमें मानव को ही लाभार्थी माना जाता है, और मानव विकास के इर्द गिर्द ही विकासात्मक पहलू वगैरह देखे जाते हैं। देखो कि यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है, यानी क्या क्या काम करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके और मानव का विकास है उच्च स्तरों में वृद्धि कर सकती है, यानी बहुत नई नई कल्याणकारी योजनाएं वगैरह चलाकर सरकार क्या कर सकती है? मानव का विकास है उच्च स्तर पर कर सकती है। पहला तो हो गया आय उपागम, दूसरा हो गया कल्याण उपागम। दोनों ध्यान से समझ लेना। आय का मतलब सीधा सबसे पुराना था, जो पहले का था, सिर्फ पैसा देखा जाता था, कितना का आय वगैरह कितनी की है, जितनी ज्यादा आय उतनी ज्यादा विकास। कल्याण उपागम की बात करें तो इसमें लाभार्थी को विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, और सरकार कल्याणकारी अधिकतम योजनाएं लागू करके इसका विकास करती है, डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब अगले 2 देखो उपागम। अगले दोनों उपागम है
तीसरा आधारभूत होगा। कौन सा? आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये बढ़िया सा प्रश्न बनता है, छोटा सा सीधा सा पूछ लेगा कि आधारभूत आवश्यकता उपागम कौन सा है। आधारभूत, आधारभूत की जगह एक नाम और भी लिख सकता है, मूलभूत, मूलभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम एक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसकी 6 मूल आवश्यकताएं बताई। कितने बताइए? 6। ये भी प्रश्न बन सकता है अलग से कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी आवश्यकताएं मानी है मूल रूप से, यानी मनुष्य के लिए क्या चाहिए सबसे पहले जीवन जीने के लिए। न्यूनतम देखो, इस उपागम मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है और इसे 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में पहचाना है। जैसे पहला है शिक्षा, यानी अगर मानव का विकास करना है तो शिक्षा होनी जरूरी है, शिक्षा के बगैर मानव का विकास संभव नहीं। दूसरा है भोजन, क्या है? भोजन, यानी मानव का विकास होगा तो शिक्षा, दूसरी बात भोजन। जल भी चाहिए, क्या चाहिए? जल भी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य में एक नाम आएगा अपने आगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कभी, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य में विशेष जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। कैसे? जीवन प्रत्याशा होती है व्यक्ति की मरने की निश्चित, मतलब वो औसतन आयु, उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। और ये जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा उच्च होगी, इसका मतलब वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है। मतलब विकसित का मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं ज्यादा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर है उस देश में। ये होता है स्वास्थ्य शब्द। अगली बात है आवास। कितने हो गए? कितने हो गए? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 जल, नंबर 4 स्वच्छता, नंबर 5 स्वास्थ्य और नंबर 6 आवास। ये मूलभूत आवश्यकता है। सीधा अलग से इन उपागमों से प्रश्न नहीं आएगा, इतना बड़ा प्रश्न ना आके सीधा पूछ लेगा कि मूलभूत आवश्यकता उपागम है कौन से है, कितने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कितने बताए गए? 6 बताए गए। पहला है शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। गौर कर लेना, प्रश्न बढ़िया है, तीनों अलग अलग से भी आ सकते हैं। अगला चौथा उपागम है क्षमता उपागम। क्षमता, कोई कार्य करने की अपने को क्षमता आ जाए। जैसे इस उपागम का सबसे नया उपागम है ये क्षमता उपागम। क्या है? सबसे नया। और इसका संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। और संसाधनों तक है पहुंच उसके और मानव क्षमताओं का निर्माण करना मानव के विकास का पूंजी मानी गई है। यानी मानव विकास में क्षमताओं का निर्माण करना, जिससे मानव के विकास में ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। क्षमताओं का विकास करना, नाम से पता चलता है क्षमता उपागम, यानी मानव विकास में वो क्षमताएं हो और जिस क्षमताओं का उसको काम मिले वही चीज देती। तो किसने बताई? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। सबसे नया उपागम, सबसे पुराना कौन सा था? आर्य। कौन सा था? आर्य उपागम। समझ में आ गए? 4 उपागम थे। कितने उपागम थे? 4। ठीक है, चलते हैं फिर स्लाइड पर। आगे है, आ गया स्तंभ। क्या आ गया? स्तंभ। स्तंभ का मतलब अपनी भाषा में बताया था, पिलर, जो नींव के ऊपर होते हैं। तो पिलर भी कितने हैं? 4 है। उपागम भी कितने थे? 4। और मानव विकास के स्तंभ भी कितने? 4। तो देखो, पहला है समता। समता अपने थोड़ा सी पॉलिटिकल से संबंधित एक शब्द आता है समानता। समानता का शॉर्ट रूप ही समता है। समता, समानता का, यानी सभी लोगों को ही समान रूप से मानना, सभी क्षेत्रों में, यानी उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति समान भागीदार है मिलनी चाहिए, समान भागीदारी मिलनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में
जाति के आधार पर भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, यानी इन ना तो लिंग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, यानी महिला और या पुरुष हो, और जाति किस प्रजाति से आते हैं उससे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आय कितनी कम ज्यादा है उससे कोई भेदभाव नहीं, और जातिगत भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है समता या समानता। अगला है सतत पोषणीयता। अपने 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सतत पोषणीयता विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीयता विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीयता विकास क्या है कि जिसे आज भी अपने काम में ले ले और आगे आने वाले भविष्य में भी वो चीज उपयोगी बनी रहे। वो क्या होता है? सतत पोषणीयता होता है, यानी लगातार सतत होता है, लगातार पोषणीयता मतलब पोषण करती रहे, लगातार पोषण करती रहे, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है, निरंतरता मतलब लगातार बनी रहे। इसके लिए प्रत्येक पीढ़ी आ गया ना, यानी अपनी जो पीढ़ी है वो भी कोई भी किसी प्रकार का काम उसका लाभ उठाती रहे, आने वाली पीढ़ी भी यानी उसका लाभ उठाए। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। उस कोई भी वस्तु का उपयोग करना है उसके समान अवसर, जैसे कोयले का दोहन मान लो, कोयला का दोहन अपने किसी न किसी प्रकार से अपने कर ले और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे नहीं, क्यों? ये चीजें क्या होती है, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सीमित होती है, तो उसी प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा तो वो सतत पोषणीयता नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों को उपयोग करना चाहिए, यानी पर्यावरण की वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। किसको ध्यान रखकर? भावी पीढ़ी, भावी मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखकर उपयोग में लेना चाहिए कोई भी वस्तुओं को, संसाधनों को। इसमें किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर देता है, यानी अपने ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ी उनके लिए क्या हो जाएगा, अवसर खत्म हो जाएंगे, यानी अवसर कम हो जाएंगे उस चीज का उपयोग करने के लिए। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मानव विकास के स्तंभ पढ़ रहे हैं। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है समानता, अपनी भाषा में देखिए समता। दूसरा है सतत पोषणीयता, समता मतलब सबको समान माने, सतत पोषणीयता मतलब जो भी चीज है उसको अपने लिए भी बना के रखे और भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। अगले दोनों दिन को अगले दोनों है एक उत्पादकता और एक है सशक्तिकरण। थोड़ा सा देखना, यहाँ उत्पादकता का अर्थ प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता से, मानव की श्रम की उत्पादकता से, मानव की श्रम की उत्पादकता से लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता और नियंत्रण बेहतर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? बेहतर, यानी उसको क्या, मानव श्रम उत्पादकता को नियंत्रण बनाए रखना और उसको समर्थन करना और सक्षम प्रदान करना, तब वो क्या होगा, आगे से आगे बेहतर होती जाएगी। लोगों को ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य भी क्षमता में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पाठन को माना गया है। उत्पादकता किससे संबंधित है? मानव की श्रम से संबंधित है उत्पादकता, मानव की श्रम से। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का होता है आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थन बनाना। क्या बनाना? समर्थन। सशक्तिकरण मजबूत बनाना, सशक्तिकरण पता चला है, सशक्तिकरण मजबूत बनाना। जो भी लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, उनको क्या बनाना? समर्थ बनाना, और जिससे वो स्वतंत्र रूप से विकल्प चुन सके, इन विकल्पों को स्वतंत्र रहकर चुन सके, अपने विकल्पों का उपयोग करके हुए मानव विकास में योगदान देवे। सशक्तिकरण, इसके कितने उपागम पढ़े? 4 उपागम पढ़े। ठीक है, और 4 ही क्या थे? स्तंभ। 4 ही स्तंभ थे और 4 ही उपागम पढ़े। हाँ चलो, 1 मिनट के लिए कोई टेक्निकल इश्यू हो गई थी। चलो अपने पढ़ लेते हैं मानव विकास। मानव विकास का जो सूचकांक होता है, क्या मानव विकास का जो सूचकांक है वो कैसे मापन किया जाता है?
मानव विकास का सूचकांक मापन कैसे किया जाता है, माप कैसे किया जाता है, उसमें कितने अंक दिए जाते हैं, कैसे अंक होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, क्या आंकड़ा देखा जाता है, क्या चीजें अपने को बता सकते हैं कि मानव विकास हुआ है कि नहीं है, किन चीजों से पता करेंगे कि मानव विकास कितना हुआ है और उसको कितने % अपने अंक देंगे या कितने नंबर देंगे वगैरह वगैरह 200 जैसा भी। देखो कि मानव का जो विकास है, मानव विकास सूचकांक विशेष ध्यान देख लेना, स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। क्या? संसाधनों तक पहुंच। यानी मानव विकास सूचकांक है, उसका मापन कैसे किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई अंक दिया जाएगा तो इसमें 1/3 भाग इसका, 1/3 भाग ही यानी स्वास्थ्य का 1/3 भाग, शिक्षा का वही 1/3 भाग और संसाधनों तक पहुंच का भी 1/3 भाग देखा जाता है। तीनों का 1/3 भाग देते हुए और उसको अंक दिए जाते हैं किसी भी देश को। किसी भी देश को स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य में बेहतर है कितना, शिक्षा में बेहतर कितना का है और लोगों को संसाधनों तक पहुंच कितनी भी आसानी से हो रही है, ये तीनों चीजें देखी जाती है और तीनों के माध्यम से ही तीनों का हिस्सा बराबर यानी 33% सबको ये हिस्सा देकर ही देखा जाता है और बताया जाता है कि उस देश का विकास कैसे है। देखो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। इन देशों का क्रम ऊपर से नीचे बताया जाता है। तीनों में से प्रत्येक आयाम का भार कितना? 1/3 यानी अपने प्रतिशत की भाषा से देखें तो 33%। 33 इसका 33.33 होता है तो 99.9 जो भी। अब यह क्रम, ये जो क्रम है ये स्कोर देते हैं यानी अंक दिया जाता है कितने के बीच में? 0 से 1 के बीच में, सिर्फ यानी 0 से 1 के बीच में अंक दिया जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच के तीनों को सम्मिलित करके। 1 होगा सबसे ऊंचा होगा, 0 सबसे नीचा, 0 तो हो नहीं सकता किसी का, तो 1 का क्या होता है? 1 भी नहीं होता है, एकदम पूर्ण संपूर्ण कोई है। ये बीच में स्कोर पर आधारित होता है। स्कोर 1 जितना के माने 1 के जितने अपने निकट होंगे उस मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। सबसे टॉप पर है, आपने देखा होगा नॉर्वे व स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा, इनका 963 वगैरह ऐसा कुछ है। तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का विकास ये सबसे ज्यादा मानव विकास के मापन। अगले स्लाइड देखते हैं। अब इसमें जो मानव विकास सूचकांक है उसका आंकड़ा दिया हुआ है, यानी जो आपने क्या था 0 से 1 के बीच में जो स्कोर दिया था उस स्कोर के आधार पर कितने देश शामिल है, कितना आंकड़ा उच्चतम माना जाएगा, कितना उच्च माना जाएगा, कितना मध्यम स्तर का माना जाएगा, कितना निम्न स्तर का माना जाएगा। यानी इसके आधार पर 4 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक तो माना जाता है अति उच्च, नंबर 1 क्या माना जाता है? अति उच्च। नंबर 2 माना जाता है उच्च, नंबर 3 माना जाता है मध्यम और नंबर 4 माना जाता है निम्न, सबसे निम्न क्षेत्र का। अब अति उच्च का आंकड़ा है 0.800 से ऊपर, यानी 0.8 से ऊपर। और इसमें देश कितने शामिल है? 69 देश शामिल। 69। अगला है उच्च। अब 800 से ऊपर तो आ गया कौन? अति उच्च। तो 799 से नीचे और 700 से ऊपर, 700 से लेकर 799 के बीच का भाग क्या कहलाएगा? उच्च स्तर का कहलाएगा। कैसा स्तर कहलाएगा? उच्च स्तर कहलाएगा। इसमें कितने देश शामिल है? 49 देश शामिल है। अति उच्च में 0.800 से ऊपर, 700 से 799 उच्च कितने? 49 और उसमें 69 20 का। अगला है मध्यम, तीसरा। इसमें वही
700 यहाँ आ गए तो 699 से तो नीचा और 550 से ऊपर। कितने देश शामिल होते हैं इसमें? 42। कितने देश शामिल होते हैं इसमें? 42। अगला है निम्न स्तर, और निम्न स्तर का आंकड़ा 550 से नीचे। थोड़ा सा गौर करना, अति उच्च में 800 से ऊपर, उच्च में 799 से 700 के बीच में, फिर आया मध्यम, मध्यम में 699 से नीचे और 550 से ऊपर, इन दोनों के बीच में, और निम्न होता है 550 से नीचे। कितने देश शामिल है? 33 देश शामिल। तो कितने देश हो गए? 9 9 18, 2 20 से 3 23, 2 6 4 10, 10 और 7 है 17, 2 कितने देश शामिल? ये भी आंकड़ा आप पूछ सकते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें रिपोर्टदारी जो करती है उसमें कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। शायद नीचे शायद सूडान, कौन सा है? सूडान, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है ऊपर। जो मानव विकास की सूचकांक है कितने स्तर पर दी जाती है? 4 स्तर बताए जाते हैं। पहला तो है अति उच्च। अति उच्च में क्या होता है? 800 से ऊपर जिसके अंक है उसको क्या माना जाता है? अति उच्च। अंक अपने को पता है, पहले स्लाइड में पढ़ा था, 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 3 बताए थे, क्या क्या? थोड़ा सा देखो, याद रखा करो चीजों को। एक तो क्या थी? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ा दिया था 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में दिया था 800 से ऊपर को अति उच्च, 799 से 700 के बीच वाला क्षेत्र को उच्च, 550 से 699 के बीच वाला क्षेत्र मध्यम, और 550 से नीचे वाला निम्न। ऊपर में 69, उच्च में 49, मध्यम में 42 और निम्न में 33। कुल कितने हो गए? 193। और नीचे नीचे कौन सा? सूडान, उसके ऊपर कौन सा? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आगे बात समझ में? कल मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। हाँ, जिसे एक थंबनेल में लिखा हुआ था कि अपने कैसे पढ़ रहे हैं? परीक्षा के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि मतलब अपने रिवीजन की दृष्टि से, शॉर्ट वीडियो में पूरा, यानी ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधा घंटा का वीडियो बनता है और अपना आसानी से अध्ययन कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।